करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अवध में प्रखर विरोध से हमारे राष्ट्रवीरों ने पूरी राजसत्ता, अंग्रेजी राजसत्ता को हिला डाला था। डरी हुई अंग्रेजी सत्ता ने कॉलिन कैम्पबेल को इंग्लैंड से कमांडर इन चीफ बना के कोलकाता पोर्ट उतार दिया। कॉलिन कैम्पबेल कलकत्ता आया, कलकत्ता से कानपुर गया। कानपुर में ग्रैंड होप को उसने 5000 नए दम ताज़े युवा यूरोपियन सोल्जर्स दिए और उनके साथ आलमबाग पहुंचा जाने का हुक्म दिया। मात्र 2 दिन में कॉलिन भी वहां आलमबाग पहुंच गया। आलमबाग में पहुंचते ही कॉलिन ने पूरी फौज का निरीक्षण किया और नई योजना व्यूह रचना तैयार करके 14 नवंबर की तारीख निश्चित की। 14 नवंबर 1857 अंतिम प्रहार। आलमबाग में कॉलिन के साथ था ग्रैंड होप, समुंदर सेना वाला कैप्टन पील, उसके साथ था पॉवेल, लेकिन प्रयागराज के गंगा जी के धारा में ही राष्ट्रवीरों ने उसको मार दिया था। और एक था, उसका नाम था हॉडसन। याद आया आपको हॉडसन? ये हॉडसन वही दिल्ली वाला है। आपके मेरे दिल्ली के एपिसोड आप जरूर सुनो। अच्छा, सामने रेसिडेंसी के अंदर कौन था? वो हैवलॉक पिता पुत्र थे। आउटरम मजबूत वहाँ पे मौजूद था और वो महसूल अधिकारी भी अभी जिंदा था, जो मैंने एपिसोड में बताया ना कि वो संदेशा लेके, हिंदुस्तानी बन के संदेशा लेके आलमबाग तक पहुंच गया था। वो भी जिंदा था। उसने फिर जिम्मेदारी संभाल ली, मुंह को काला किया, स्वयं को हिंदुस्तानी बनाया और हिंदुस्तानी बन के पोस्टमैन का काम करने में वो आज भी सफल रहा। इससे आलमबाग और रेसिडेंसी, इन दोनों में कम्युनिकेशन शुरू हुआ। लेकिन इस बार कलिंगन के साथ वो गुलाम, हमारा ओरिजिनल गुलाम काला हिंदी कानन लाल, इस बार उसके साथ नहीं था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, जिंदा भी था या मर गया। 14 नवंबर को सुबह तड़के आंग्ल सेना आलमबाग से निकल पड़ी लखनऊ शहर की ओर। जल्दी हैदरपुर क्रॉस किया, चारबाग का चौराहा क्रॉस किया, लेकिन हर इंच पे उनको तगड़ा प्रतिरोध शुरू हुआ था। दिलखुश बाग पहुंचते पहुंचते आंग्ल सेना को संध्या काल हो गई। रात को दिलखुश बाग में विश्राम करके 16 तारीख को जंगी हमला करने का कॉलिन ने हुक्म निकाला। 15 का पूरा दिन और 15 की पूरी रात दिलखुश बाग में वहां पे बैठ के ही राष्ट्रवीरों के हमलों का सामना गोरे करते रहे। और बाद में 16 तारीख वो कुप्रसिद्ध घटनाक्रम सिकंदराबाग,
माता उदा देवी और 2200 अनाम राष्ट्रवीरों का सर्वोच्च बलिदान इसी दिन हुआ। सबसे दुखद बात मित्रों ये है कि सिकंदर बाग में सबसे ज्यादा राष्ट्रवीरों को मारने में गोपाल सिंह और यूरोपियन हाईलैंडर्स में अहम भूमिका हो गई थी। दोनों की तलवारें, दोनों उत्सुक थे तलवार चलाने में, मानो उनमें होड़ लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा राष्ट्रवीरों को मारता है। जाहिर है सबसे पहले सिख रेजिमेंट अंदर घुसी थी, गोपाल सिंह ने बाजी मारी और गोपाल सिंह को तुरंत वहां पे हमारे राष्ट्रवीरों ने बख्शिशी भी गोपाल सिंह को दे दी। राष्ट्रवीरों की एक गोली से गोपाल सिंह वहीं ढेर हो गया। उसके पीछे हाईलैंडर की टीम थी और वहां था कैप्टन कूपर। कैप्टन कूपर के साथ एवर्ट था, जॉन था, ये तीन थे, ये उनके पीछे थे। अब उनके साथ सारे हाईलैंडर गोरों की टीम बाग के अंदर घुस गई। कूपर का सामना पंजाबी राष्ट्रवीर से पड़ा। तूफान तलवारबाजी चली, दोनों एक दूसरे के वार से एक साथ मरे। ये अनोखी घटना है मित्रों। तुरंत पीछे से आवाज आई, कम ऑन फॉर ऑनर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटिश कौन था? लैप्सडेन चिल्लाते हुए अंदर आया, कम ऑन फॉर ऑनर ऑफ स्कॉटलैंड। लैप्सडेन सामने आया, तुरंत काटा भी गया। काटते समय जब वो जमीन पे गिरा तो उसका पूरा दायां हाथ कट चुका था। खून से लथपथ लैप्सडेन जमीन पे वहीं ढेर हो गया। अंग्रेजी फौज तो लगातार अंदर घुसती जा रही थी। गोरे अंदर बाग में घुसने के बाद में तुरंत एक रणनीति के तहत पूरी दिशा में, सभी दिशा में बिखर गए और सभी दिशाओं में एक साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रवीरों पे बंदूक के तान पे गोलीबारी शुरू कर दी। और वहीं कुप्रसिद्ध बीच वाला जो तालाब था, वाजिद अली के अय्याशी का नमूना, वो तालाब के बाजू में खड़ा एक बरगद का पेड़ और वहीं बरगद के पेड़ में वो हमारी माता उदा देवी रणचंडिका दोनों हाथ में बंदूक लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। शरणागति ये शब्द शायद वो और 2200 वीर उस दिन भूल चुके थे। यशापयश, विजय या हार किसी की चिंता नहीं थी। सिकंदर बाग में भयंकर संघर्ष जब तक ये 2200 काटे नहीं गए तब तक जारी रहा। वैसे गोरों के लाशों की गिनती करना शायद ये हमारे गोरे भूल गए या गिनती करके उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखा, क्योंकि जो भी वहां मारे काटे गए होंगे उनकी कुछ तो संख्या होगी और वो कम नहीं होगी, भारी मात्रा में होगी। बिकॉज ये ऐसे हो नहीं सकता कि आमने सामने की लड़ाई में एक पक्ष के एक ही दिन में 2200 मर जाते हैं और सामने मात्र कुछ 200-250 की कोई गिनती बता देता है। मुझे तो भाई विश्वास नहीं है इन चाटुकार अंग्रेजी लेखकों पे। सावरकर जी लिखते हैं, 2200 पुण्यात्मा, ये आपका खून भूत की तिलांजलि है जो भविष्य के वीरों को संजीवनी देगी। कितना सुंदर विचार है। मेरे मन में मित्रों ये घटना आश्चर्यचकित करती है कि सिकंदराबाद में अंतिम सांस तक लड़ने वाली हेनरी हैवलॉक हो, हेनरी लॉरेंस हो, ये जब दोनों रेसिडेंसी में वहां पे संघर्ष कर रहे थे तो ये हमारे 2200 वीर वहां क्यों नहीं थे? ये वहां पे लड़ने वाले, सुरंग लगाने वाले, तोप चलाने वाले राष्ट्रवीरों के साथ ये 2200 क्यों नहीं थे? ये मेरे मन में प्रश्न, जब से मैंने अवध के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, 2 साल से मेरे मन में एक ही प्रश्न है कि 16 नवंबर को अकेले अंदर सिकंदर बाग में 2200 राष्ट्रवीर हुतात्मा हो जाते हैं, लेकिन वो मात्र कुछ किलोमीटर दूर
रेसिडेंसी में वो लोग हमारे राष्ट्रवीरों का साथ नहीं देते। ये दो ग्रुप कौन से हैं बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा जी, लेकिन ये लिंक मैं आपके तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो पक्का है कि गोरों का नामो निशान वहां मिट जाता और उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी मानसिकता पे होता। वो मानसिक तौर पे पूरे गोरे कमज़ोर होते। पता नहीं फिर बाद में युद्ध का क्या होता। दुर्भाग्य है कि ऐसा हो न सका। उसी रात सिकंदर बाग में मिले अभूतपूर्व यश से ये सारे मदमत्त गोरे जो थे, ये बिना थके मध्य रात्रि में दिलखुश बाग, आलम बाग, शाह नजीफ, इन सब में जितने भी बचे हुए सारे राष्ट्रवीर थे उनको मार काटने में कामयाब हो गए। 17 की सुबह आ गई। सुबह को लखनऊ में बहुत दिन के बाद चर्च में घंटा सुनाई देने लगी थी। चर्च के सामने था मोती महल। मोती महल को देख के आंग्ल सेना वहां घुसी। हतोत्साहित निराश राष्ट्रवीर चारों दिशा में मोती महल के एरिया से भाग गए। अब बस रेसिडेंसी में घुसना बाकी रह गया था मित्रों। 14 नवंबर सुबह आलमबाग में, 15 को दिलखुश बाग में, 16 को सिकंदराबाद में, 17 नवंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नवंबर को राष्ट्रवीरों का घेरा तोड़ने में कॉलिन कैम्पबेल सफल हुआ है। ब्रिटिश इंडिया का कमांडर इन चीफ पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ, जिसमें अत्याधुनिक हैवर्ट्ज़र तोहफे हैं, बंदूकें हैं, बायोनेट है, बड़ी तगड़ी दूरबीन है, होप, ग्रेथेड, कूपर, आउटरम, हैवलॉक, इन जैसे रणधुरंधर जिसके साथ है। 9 दिन का श्रम करना पड़ा इन लोगों को। 9 दिन अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, रणनीति, शौर्य की परिसीमा तक प्रयत्नों की पराकाष्ठा ये 9 दिन करते रहे। और किन के विरुद्ध करते रहे? वहीं हमारे काले हिंदी गवार अनपढ़ सामान्य अवध के हिंदुओं से। हाँ, मैंने हिंदू बोला, मैंने मुसलमान नाम नहीं लिया। विस्तार से वो मैंने बोला ना, कल बताऊंगा, पूरी उनको नंगा करके छोड़ूंगा सबको। मित्रों, ये 9 दिन के अथक परिश्रम के बाद ही कॉलिन ने शाम को रेसिडेंसी में कदम रखा है। रेसिडेंसी में कदम रखते ही सभी को वहां से तुरंत दिलखुश बाग में शिफ्ट कर दिया गया। रेसिडेंसी का ढांचा मात्र बचा था। अच्छा, ये सब हो रहा था तो राष्ट्रवीर कहाँ थे? मित्रों, राष्ट्रवीर जो भी बचे थे भागे नहीं थे मित्रों। ये हमारे निर्णायकी राष्ट्रवीरों की ये जो पलटन थी, वो जितने भी बचे थे वो डटे हुए लड़ाई जारी रखे थे। हाँ, ये है संख्या बल और रसद दोनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमतरता थी। तो ये संघर्ष ना होके ये छुटपुट प्रकार की लड़ाई में परिवर्तित हो गया थी। उसमें वो भीषणता बची नहीं थी, लेकिन संघर्ष जारी था। अंदर कॉलिन अपने फौज के शौर्य के कसीदे पढ़ रहा था, पाठ टिपटिपा रहा था, सैन्य का पुनर्गठन कर रहा था, उनको उत्साहित कर रहा था। सही है, कमांडर इन चीफ था, उसका काम भी वो था। कॉलिन कैम्पबेल ने आउटरम को 4000 गोरे और 25 तोपों के साथ आलमबाग भेज दिया। एकाएक वहां हेनरी हैवलॉक बीमार पड़ गया और वहीं बीमारी में उसी बिस्तर पे वो वहां तुरंत मर भी गया। 28 नवंबर की इस मृत्यु वार्ता ने गोरों में मातम पसर गया। हेनरी हैवलॉक जैसा उनका लीडर परलोक सिधार गया था।
संघर्षयुक्त विजय का उनका जो सुख था अंग्रेज़ों का, वो अब घोर हताशा में बदल गया था। मित्रों, इस सबसे लंबे खींचे गए युद्ध में अकेले लखनऊ में ब्रिटिश राजसत्ता के जो भारत के मुख्य आधार स्तंभ थे वो गिर गए थे। हेनरी लॉरेंस और हेनरी हैवलॉक दोनों रेसिडेंसी में मर गए थे। लेकिन कॉलिन को चिंता अलग थी। कॉलिन को चिंता कानपुर क्षेत्र की थी। क्यों? क्योंकि कॉलिन डरा हुआ था कानपुर के आसपास के इलाकों में तात्या मंडरा रहा था। विंडसैम पे तो उसका भरोसा था, लेकिन इंग्लैंड में अंग्रेजी अखबार अपने लंदन के स्पेशल कॉलम में हो या हाउस ऑफ कॉमन्स में हो, दोनों तात्या को लेकर चिंता में चूर हो गए थे। दिल्ली, लखनऊ, अंबाला, कानपुर ये 4 मुख्य शहर तो हाथ आए थे, लेकिन अभी भी नाना और तात्या वो हाथ नहीं लगे थे। आउटरम को लखनऊ का जिम्मा सौंपते का कॉलिन वहां से तुरंत कानपुर की दिशा में निकल पड़ा और पूरा का पूरा लखनऊ ब्रिटिश इंडिया के हाथ में चला गया। वंदे मातरम।